हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर 19 गवर्नमेंट बजट एंड टैक्सेशन के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को। एक्सरसाइज सॉल्यूशंस में फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस, जहाँ पे आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटीड अंडर एमजी नरेगा। तो यहाँ पे एमजी नरेगा अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो वह है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट के थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है मिनिमम 150 डेज़ के लिए, और वो यहीं पे आपसे मतलब यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनिमम कितने डेज़ का एम्प्लॉयमेंट गारंटी करता है ये एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 150 डेज़। देन द गवर्नमेंट्स बिगेस्ट रेवेन्यू सोर्स इज, गवर्नमेंट का बिगेस्ट रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लोन, पब्लिक और प्रॉफिट सेक्टर्स की जो कंपनीज होती है वहाँ से, या फिर टैक्स से, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो टैक्स के थ्रू होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टैक्सेस। देन इट कंटेन्स द गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। तो इनमें से किस में, मतलब कि रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, टैक्स में या बजट में, किस में गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन डी, बजट। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए होते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन है द सेंट्रल बजट इज़ अप्रूव्ड बाई, जो सेंट्रल बजट है उसको पार्लियामेंट अप्रूव करता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्लियामेंट। देन डायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड, डायरेक्ट टैक्स में ना तो एंटरटेनमेंट आता है, ना ही सर्विस टैक्स आता है, ना ही सेल्स टैक्स आता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं इनकम टैक्स का, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है। कॉरपोरेट टैक्स को भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन ये सारे टैक्सेस इसमें नहीं आते हैं। देन सिक्स क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ यानी कि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है उन चीज़ों का बात हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, रेलवे फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, रोड्स भी देती है, लेकिन कार तो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कराती है। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कार। देन इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फर्स्ट था द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डैश फैसिलिटीज़ टू द पीपल। तो लोगों को गवर्नमेंट बेसिक फैसिलिटीज़ देती है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज और रोड्स की बात हो रही थी। कार हमारा बेसिक फैसिलिटी नहीं है, ये लोगों का अपना अपना बोल सकते हो विश है। तो उस हिसाब से वो बेसिक फैसिलिटी के अंदर नहीं आता है, तो गवर्नमेंट का काम है यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। देन FSSAI इज़ एक्रोनिम ऑफ, इनमें से मतलब इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है FSSAI का, तो वह है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन द बजट गिव्स डिटेल ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आप बजट लिखोगे मतलब किसके थ्रू डिटेल मिलता है, तो ऑब्वियसली ये बजट का डेफिनेशन भी है, आप इसको ज़रूर याद करना। देन डैश इज टैक्स लेविड ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज में जो भी गुड्स बनते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको एक्साइज ड्यूटी बोला जाता है। देन वो टैक्स जो कि फ़िल्म शोज़ या फिर सिनेमा हॉल्स में लगता है उसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। देन इंडिविजुअल पे डैश टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, गलती से आ गया है। तो कौन सा टैक्स है जो कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे किया जाता है, वो है इनकम टैक्स। देन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आ जाता है, तो इसको हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को ले सकते हैं। देन उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज द गवर्नमेंट नीड अ बजट, व्हाई आर द टैक्सेस प्रोड्यूस्ड इन द बजट डिस्कस्ड। तो गवर्नमेंट जो है उसको बजट बनाने का क्या ज़रूरत है, और जो भी टैक्स प्रपोज किए जाते हैं बजट में वो कैसे डिस्कस किया जाता है, वो यहाँ पे मतलब क्यों डिस्कस किया जाता है वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो गवर्नमेंट जो है वो बजट बनाती है ताकि उनके जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं पूरे साल के वो उनको पहले से पता चल जाए। ये हेल्प करता है कि वो डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा उनको कहाँ पे स्पेंड करना है डिफरेंट थिंग्स में ना, जैसे एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है, हेल्थ के ऊपर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है। तो कहाँ पे उनको कितना पैसा खर्च करना है उसका एक एस्टिमेट प्लान वो बना सकते हैं। जो भी सारे टैक्स प्रपोज किए जाते हैं बजट में उनको डिस्कस इसलिए किया जाता है ताकि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो आए हैं वो इनको रिव्यू करें और इंश्योर करें कि जितना भी पैसा कलेक्ट हो रहा है टैक्स के थ्रू वो पब्लिक वेलफेयर में यूज़ हो रहा है कि नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी। इन दोनों का, इन तीनों में क्या डिफरेंस है पूछ रहा है। तो इनकम टैक्स क्या होता है, वो टैक्स, इनकम टैक्स वो है जो कि डायरेक्टली पे किया जाता है पर्सनल इनकम से। इंडिविजुअल जितना भी कमा रहा है या कंपनीज जितना भी कमा रही हैं उनका डायरेक्टली वो जो पे करती है वो इनकम टैक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंडिविजुअल का
अर्निंग जो है वो 10 लाख रुपीज़ पर एनम है, यानी कि एनुअली वो इतना उसका इनकम है, तब वो कितना यहाँ से टैक्स जो है पे करेगा। वो डिपेंड करता है टैक्स स्लैब पे, वो भी गवर्नमेंट ही बनाती है कि इतने से इतने इनकम वाले इतना अमाउंट पे करें, देन इससे ऊपर अगर अर्निंग है तो इतना अमाउंट पे करें, ऐसे करें, मतलब इतना परसेंट, तो वो उस परसेंट के बेसिस पे अपना टैक्स जो है वो देगा। देन एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, तो ये टैक्स लगता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज में जो भी चीज़ें बन रही हैं उनके ऊपर जो टैक्स लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर करती है या फिर फर्नीचर बनाती है, तो इनके ऊपर वो गुड्स टैक्स लगता है, मतलब एक्साइज ड्यूटी लगता है। देन जीएसटी, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने पे लगता है। जो कि पहले मल्टीपल टैक्स लगते थे, अब उन सबको रिप्लेस कर दिया गया है एक सिंगल टैक्स से, जिसको कि जीएसटी बोलते हैं। यानी कि जैसे कि आप कभी अगर मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हो या फिर कभी किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हो कुछ भी, तब उस केस में वहाँ पे जो भी आपको प्राइस मिलता है, जो बिल मिलता है ना, उनमें जीएसटी पहले से ही इंक्लूडेड रहता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन दिया था, मैच द फॉलोइंग। पहले मैं आपको यही दिखाऊंगी क्योंकि नीचे आंसर है। तो पहले यहाँ पे आते हैं, जीएसटी क्या है, इसको आपको मैच करना है। तो जीएसटी कहाँ लगता है, गुड्स एंड सर्विस पे। देन कस्टम ड्यूटी कहाँ पे लगता है, जो भी गुड्स इंपोर्ट करे जाते हैं अब्रॉड से उस पे। उसके बाद इनकम टैक्स लगता है किसी भी पर्सन के पर्सनल इनकम पे। और फिर कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो लगता है जो भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसके ऊपर। तो वैसे करके आपको मैच करना है, और यहाँ पे ये मैच करके ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। देन सिक्स क्वेश्चन है, how and why does an increase in the tax on steel, matches, watches, apparel, iron ore, etc. impact other consumer goods? The tax increase on which of these goods has the greatest impact on prices of other goods? यानी कि इन सारे चीज़ों का जब भी टैक्स अगर इनके ऊपर बढ़ता है तो कैसे कंज्यूमर के दूसरे चीज़ों का टैक्स भी अपने आप बढ़ जाता है, मतलब दूसरी चीज़ें भी अपने आप महंगी हो जाती हैं, ये पूछ रहा है। और इन सारे कमोडिटीज़ में से ऐसा क्या है जिसका प्राइस इंक्रीज़ होने से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे गुड्स के ऊपर? तो देखो, जब भी टैक्स लगता है कुछ बेसिक गुड्स पे, जैसे कि स्टील पे या आयरन ओर पे, ये क्या है, रॉ मटेरियल है। जब रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इनसे जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उनका प्राइस तो ऑलरेडी राइज हो ही जाएगा ना। रॉ मटेरियल ही महंगा मिल रहा है तो इनसे जो बन रहा था वो भी महंगा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जो टैक्स लग रहा है स्टील के ऊपर, अगर वो बढ़ जाए तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो स्टील से बनाए जाते हैं, जैसे कार बनने में यूज़ होता है, बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, टूल्स बनाने में यूज़ होता है, उन सब का प्राइस भी तो ऊपर चला ही जाएगा। और इसी के वजह से रॉ मटेरियल्स जो है वो उनके प्राइस होने से उनका जो प्राइस है वो राइज़ होने से जो भी एसेंशियल चीज़ें जो उनसे बनती हैं, और ऑब्वियसली ये एसेंशियल है, ये रॉ मटेरियल्स उन चीज़ों को बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली उनका प्राइस राइज़ होगा। अब ये तो रीज़न हो गया। अब आपसे पूछा इनमें से किसका प्राइस जो है वो बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो सारे लिस्टेड आइटम्स हैं ना, उन सब में स्टील का प्राइस जब बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद आपका सेवंथ क्वेश्चन, most people normally consume common commodities like food grain, dal, oil, etc. Why it is claimed that why is it claimed that a tax on these commodities affect the poor the most? यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं, मोस्टली सब लोग ही नॉर्मली फूड ग्रेन्स जो होते हैं, दाल होता है, ऑयल होता है, इनको सब कोई ही कंज्यूम करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी इन सारे कमोडिटीज़ का प्राइस राइज होता है तो ऐसा बोला जाता है कि पुअर को सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है? अब इसका रीज़न ये है कि टैक्स जो है वो जब बेसिक आइटम्स पे लगाते हैं, जैसे फूड ग्रेन, दाल या फिर ऑयल पे, तो उसका अफेक्ट पुअर पे पड़ रहा है, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो हैं वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। हर किसी के ना, हर किसी को सर्वाइव करने के लिए फूड ग्रेन्स चाहिए ही। तो यहाँ पे जब पुअर जो हैं, जो लोग कम अर्न करते हैं, वो अपने मनी का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है ना, वो इन सारी आइटम्स पे ही स्पेंड करते हैं। और अगर इन सब चीज़ों का प्राइस जो है वो थोड़ा सा भी इंक्रीज़ हो जाएगा तो उनका जो डेली अर्निंग है उस बेसिस पे उनको ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ को भी गेन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगा। और वहीं पे जो रिच हैं, यानी कि जिनकी अर्निंग ज़्यादा है, उनको ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि प्राइस इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि उनके पास में काफ़ी सारा पैसा है, तो वो ईज़िली अभी भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। हो सकता है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए उनके लिए अफ़ोर्ड करना, लेकिन वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, बट पुअर नहीं कर सकते हैं। इस वजह से उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। 8th क्वेश्चन ये थोड़ा-सा लेंदी जाएगा क्योंकि आपसे पूछा ही थोड़ा ऐसा है। 4 फ्रेंड्स हैं जो कि एक साथ एक हाउस लेते हैं रेंट पे। उनका मंथली अर्निंग जो है वो जो भी होगा, फ़िलहाल दिया है मंथली रेंट जो है उनके घर का वो है 2000 रुपीज़।
तो उसको कैसे डिवाइड किया जाए इन सब के बीच, पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, 2000 रुपीज़ रेंट है और 4 फ्रेंड्स जो है वो मिलकर लिए हैं, तो कितना कितना डिवाइड होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है 2000 है और 4 फ्रेंड्स हैं, तो आप सिंपली इसको 4 से डिवाइड कर दो कि जो आ रहा है वो पे कर दें, यही होगा। लेकिन अब यहाँ कंडीशन दिया है, 2 ऑफ देम हैव अ मंथली इनकम ऑफ ₹3000 while the other two have the monthly income of ₹7000। यानी कि इन 4 फ्रेंड्स में से 2 लोग हैं जिनका इनकम 3000 है और 2 लोग हैं जिनका 7000 है। इज़ देयर एनी वे ऑफ डिवाइडिंग द रेंट सो दैट द बर्डन ऑफ ऑल 4 विल बी द सेम? तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग इस रेंट को कुछ ऐसा डिवाइड करें कि उन चारों के ऊपर सेम बर्डन पड़े? क्योंकि जो कम कमा रहे हैं उनके पास तो कम पैसा है ना। अगर इनसे और इनसे, मतलब कम कमाने वाले से और जो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं उनसे, दोनों से अगर सेम अमाउंट लिया जाएगा तो जिनके पास में कम अर्निंग है उनके ऊपर तो ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। तो कोई ऐसा तरीका जिससे सबके ऊपर सेम बर्डन पड़े। और उसके अलावा इनमें से कौन-सा तरीका जो है या अल्टरनेटिव वेज़ जो आप यूज़ कर रहे हो वो रेंट को पे करने का ज़्यादा बेटर है? यानी कि पहले या तो इक्वली डिवाइड कर दें या फिर इनके इनकम के बेसिस पे डिवाइड करें, तो कौन-सा ज़्यादा प्रेफ़रेबल है? तो टोटल 3 क्वेश्चंस हैं आपके पास यहाँ पे। आंसर लिखते हैं कि जब भी आपको रेंट डिवाइड करना है यहाँ पे 2000 को फेयरली डिवाइड करना है, तो हर पर्सन के इनकम को कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हर किसी के ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है वो इक्वल रहे। अब ये कैसे पॉसिबल है? फर्स्ट मेथड है इक्वल शेयरिंग। वही जो हर फ्रेंड जो है वो इक्वली शेयर करेगा रेंट। 2000 है, 4 फ्रेंड्स हैं, डिवाइड कर दो 500 रुपीज़ पर हेड। अब यहाँ पे इनकम डिफरेंस को देखते हुए बर्डन तो पड़ेगा ना लोगों के ऊपर, तो दूसरा तरीका देखते हैं। सेकेंड मेथड है शेयरिंग बेस्ड ऑन इनकम प्रोपोर्शन। अब इनकम जितना है, तो टोटल यहाँ पे 4 फ्रेंड्स हैं, 2 का अर्निंग 3000 और 2 का 7000, पूरा टोटल करोगे 20000 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ईच फ्रेंड के लिए। तो वो दोनों फ्रेंड्स जो कि 3000 अर्न कर रहे हैं वो कम पे करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3000 को डिवाइड करो 20,000 से। अब 20,000 क्यों, ये इनका टोटल अर्निंग हो रहा है, तो टोटल अर्निंग से इनका 3000 आप डिवाइड करो, परसेंटेज निकलेगा यहाँ पे 15% आएगा। इसको आपको 2000 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इस अब ये 2000 क्या है, ये उनका रेंट है, इससे निकल रहा है 300 रुपीज़। तो ये 3000 जो अर्न करते हैं ना वो 300 देंगे। नेक्स्ट है जो 7000 अर्न कर रहे हैं, तो 7000 डिवाइड करो आप 20000 से और फिर उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ रहा है 700। तो जो 7000 अर्न कर रहे हैं वो 700 देंगे। इससे क्या होगा, इनके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ा और इनके ऊपर भी नहीं, जिनका जितना इनकम है उसके परसेंटेज के बेसिस पे ही इनसे पैसा ले रहे हैं। अब आप देखो, 2 लोग का 300 था, तो 300 इंटू 2 करेंगे 600 आ जाएगा। 2 लोग का 700 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1400 आ जाएगा। तो 1400 प्लस 600 आप टोटल करोगे ना तो 2000 आएगा। तो 2000 पे भी हो गया और किसी के ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ा। अब आपसे जो लास्ट पोर्शन था इस क्वेश्चन का, वहाँ पे कि कौन सा बेटर है, तो जो सेकंड मेथड है वो बेटर है क्योंकि ये फेयर है। जो कम पे करता है वो कम पैसा देगा, मतलब कि जो कम अर्न करता है ना, अर्निंग जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा पे करेगा, जिसका अर्निंग कम है वो कम पे करेगा। इसकी वजह से हर किसी को जो रेंट है वो मैनेजेबल लगेगा। ये हो गया आपका आंसर, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सफिशियंट है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना तो लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, अब 9th क्वेश्चन, टैक्स ऑन इनकम एंड टैक्स ऑन गुड्स दो है। ठीक है, टैक्स ऑन इनकम मतलब इनकम टैक्स और टैक्स ऑन गुड्स मतलब गुड्स टैक्स, जिसको कि आप जीएसटी ले सकते हो। इनमें से कौन ज़्यादा अफेक्ट करता है रिच को और कौन ज़्यादा अफेक्ट करता है पुअर को? अपने रीज़न से आपको आंसर देना है। तो जो इनकम टैक्स है उसका अफेक्ट रिच के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। रीज़न ये है कि आप जितना अर्न करते हो उसका कुछ परसेंट आपको देना है। जितना ज़्यादा अर्न करोगे उतना ज़्यादा देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऑब्वियसली रिच पीपल तो ज़्यादा अर्न करते हैं तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो इनकम टैक्स का अफेक्ट उन पे ऊपर ज़्यादा पड़ता है। नाउ गुड्स टैक्स यानी कि जीएसटी, पुअर जो हैं उनके ऊपर ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा क्योंकि सेम रेट लगेगा सबके ऊपर। अब आपका इनकम कितना भी है लेकिन जीएसटी सबके ऊपर सेम लगता है, तो जो कम कमा रहे हैं उनके ऊपर हैवियर बर्डन हो जाता है। तो ये हो गया। देन 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, हाउ कैन जीएसटी रिड्यूस टैक्स इवेशन? अब इवेशन का क्या मतलब होता है, स्केप करना, किसी चीज़ से बचना। तो जीएसटी कैसे आपको टैक्स से बच नहीं सकते, मतलब अगर जीएसटी आ रहा है किसी भी चीज़ में तो वो आपको टैक्स नहीं दे पाए इस चीज़ से, मतलब लोग तो ट्राई करते हैं ना कि उनको टैक्स ना पे करना पड़े, कैसे उससे बचें, तो वो कैसे रोकता है जीएसटी, ये पूछ रहा है। तो जीएसटी रिड्यूस करता है टैक्स इवेशन बाय मेकिंग टैक्स सिस्टम सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट।
जो टैक्स सिस्टम है वो सिंपल भी हो जाता है जीएसटी के लगने से, और ट्रांसपेरेंट भी, मतलब हर कोई देख सकता है। हर पर्सन जो है उसको प्रॉपर बिल रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा जो भी वो टैक्स पे किया है उसका। अगर वो नहीं करता है रिकॉर्ड मेंटेन तो उसको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। इसके वजह से हर किसी को, जो भी सप्लायर चेन में है, वो पे करेगा जितना भी वो अर्न कर रहा है उसका कुछ शेयर टैक्स के फॉर्म में। अब ये जो जीएसटी है वो चार्ज किया जाता है हर एक लेवल पे। कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं ना, हर जगह पे जीएसटी लगता है। तो जो भी बिजनेसेस हैं उनके लिए ये हार्ड हो जाता है कि वो अपने इनकम को हाइड करें या फिर टैक्स को पे करना अवॉइड कर दें। इसके वजह से गवर्नमेंट जो है वो इफेक्टिवली टैक्स कलेक्ट कर पाती है। तो ये हो गया आपका 10th आंसर और लास्ट आंसर। इसी के साथ आपके इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन जॉइन द टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। और इसके अलावा सोशल साइंस के बाकी सारे लेसन्स का भी एक्सप्लेनेशन आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। और उस सोशल साइंस के प्लेलिस्ट का फ़िलहाल आपको यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, उसका प्लेलिस्ट आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। थैंक्स अगेन।